मैं और मेरी छोटी बहन ने एक ही समय में दो सिस्टम जागृत किए। एक था क्लियरिंग सिस्टम, जितनी शारीरिक ताकत खर्च करो उतनी ही किसी भी चीज को मिटा सकते थे। दूसरा था स्टोरेज सिस्टम, जिसमें अपने आप एक बहुत बड़ा भंडारण स्थान था। मेरी बहन बचपन से ही कमजोर थी, हल्की सी हवा चलती तो भी गिर पड़ती। मुझे उस पर हमेशा तरस आता था, इसलिए मेरा पहले से ही इरादा था कि स्टोरेज सिस्टम उसे दे दूं और खुद वह क्लियरिंग सिस्टम ले लूं, जिसमें ताकत खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन किसे पता था कि सिर्फ एक हफ्ते बाद प्रलय आ जाएगा। 4 साल तक भीषण ठंड और अम्लीय बारिश चली। सड़कों पर हर जगह ज़ॉम्बी थे। मैंने क्लियरिंग सिस्टम के सहारे अपनी जान लगाकर ज़ॉम्बियों का सफाया किया। कुछ ही दिनों में मैं पूरे इलाके का उद्धारकर्ता बन गया। हर कोई मुझे हीरो कहने लगा और मेरी बहन, वह सिर्फ शरण स्थल के पीछे के हिस्से में रहकर हर दिन सामान की रखवाली करती थी, एक गोदाम प्रबंधक बनकर। फिर एक बार अम्लीय बारिश की लहर ने सुरक्षा दीवार तोड़ दी। मैं ज़ॉम्बियों के हमले में घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे तुरंत दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन उसने सुरक्षित घर का दरवाजा कसकर बंद कर दिया और शीशे के उस पार से मुझे ठंडी नजरों से देखती रही। चाहे तुम सबकी नजरों में महान हीरो बन जाओ, मैं तो बस एक ऐसी गोदाम प्रबंधक हूँ जिसे कोई देखता भी नहीं। मेरी चेतना खत्म होने के आखिरी पल में मेरी आंखों में सिर्फ उसकी संतुष्ट और निर्दयी नजर थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन सिस्टम जागृत हुए थे। मेरी बहन मुझसे एक कदम पहले संभल गई। उसने हाथ बढ़ाकर सीधे लाल रंग वाले क्लियरिंग सिस्टम के आइकन को पकड़ लिया। वह भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे सिर्फ पिछली जिंदगी का वह दृश्य दिखा था जहां मैं क्लियरिंग सिस्टम के सहारे हीरो बना था। उसे जरा भी पता नहीं था कि इस सिस्टम की कीमत कितनी भयानक थी। हर बार क्षमता का इस्तेमाल करने पर शरीर की बहुत सारी ताकत खींच जाती थी। मैंने 10 साल से भी ज्यादा समय तक तलवारबाजी करके अपना शरीर बनाया था। फिर भी हर इस्तेमाल के बाद मुझे कटोरा उठाने में भी काफी देर लगती थी, जैसे कोई भारी बीमारी झेल ली हो। और वह एक नाजुक लड़की जिससे मिनरल वाटर की बोतल तक नहीं खुलती। अगर उसने एक बार भी यह क्षमता इस्तेमाल की तो शायद 3 दिन तक बिस्तर से उठ भी न सके। मैं अभी मुड़ा ही था कि बहन ने बेसब्री से कहा, भैया मुझे वही लाल वाला चाहिए। वह ऐसे घबरा रही थी जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना छिन जाने से डर रहा हो। उसकी उंगली तेजी से लाल क्लियरिंग सिस्टम के आइकन पर जा लगी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके चेहरे पर पागलों जैसी खुशी फैल गई। बहुत बढ़िया, इस बार हीरो मैं बनूंगी। वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में घमंड और तिरस्कार भरा था। बेवकूफ भैया, तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना, सबसे ताकतवर क्षमता अब मेरे पास है। आगे चलकर तुम्हें मुझसे मदद मांगनी पड़ेगी। मैं धीरे धीरे उसके पास पड़े सुनहरे स्टोरेज सिस्टम के सामने गया और जानबूझकर पूछा, चिंग चिंग, क्या तुम सच में यही लाल वाला चुनना चाहती हो? देखने से ही लगता है कि इसमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, बहुत मेहनत वाला होगा। इस समय जिंग चिंग सबसे ताकतवर क्षमता मिलने की खुशी में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसने बालों को पीछे किया और समझदार बनने का नाटक करते हुए बोली, भैया मैंने सोच लिया है, पहले हमेशा तुम मेरी रक्षा करते थे, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसे गंदे और मुश्किल काम मैं कर लूंगी। वह सुनहरा वाला तो बस कोई स्टोरेज स्पेस लगता है। वह तुम्हारे जैसे सावधान इंसान के लिए ठीक है, तुम बस पीछे रहकर सामान संभालना। मेरी रक्षा? मैं मन ही मन ठंडे स्वर में हंसा। असल में वह मुझे अपनी रसद संभालने वाला नौकर बनाना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में मैंने उसकी रक्षा की थी और उसने मेरी हर कीमत निचोड़ ली थी। मैंने उससे और कोई बहस नहीं की। मेरी उंगली हल्के से सुनहरे चिन्ह को छू गई। प्रलय आने में अभी 167 घंटे 25 मिनट बाकी हैं। अनंत भंडारण प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हुई। उधर जिंगचिंग खुशी से पागल हो रही थी। उसने हवा में हाथ घुमाया। बैठक की मेज पर रखा चीनी मिट्टी का कप पल भर में गायब हो गया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने छाती पकड़ ली और जोर जोर से सांस लेने लगी, लेकिन अगले ही पल वह फिर हंस पड़ी। ये सच है, मेरे पास सच में शक्ति आ गई। भैया मुझे थोड़ी थकान हो रही है, जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। और हाँ, मम्मी पापा की छोड़ी हुई बैंक कार्ड भी मुझे दे दो। मुझे बाहर जाकर प्रलय की तैयारी के लिए सामान खरीदना है। उसका लहजा ऐसा था जैसे घर के किसी नौकर को आदेश दे रही हो। मैंने उस छोटी बहन को देखा जिसने पिछली जिंदगी में मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था और इस जन्म में भी वही सब दोहराना चाहती थी। मैंने धीरे से सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। कमरे की हवा जैसे जम गई। जिंगचिंग के चेहरे की मुस्कान पत्थर बन गई। वह काफी देर तक स्तब्ध रही, फिर अविश्वास से बोली, क्या अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने लाल सिस्टम ले लिया? लेकिन मैं तो तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कहा, निकल जाओ। मैं खड़ा हो गया और ऊपर से उसकी तरफ देखते हुए बोला, और सुनो, इस घर के मालिकाना कागजों पर मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे पास 10 मिनट है, अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? ये पापा का घर है, तुम्हें मुझे निकालने का क्या हक है? अब मेरे पास सबसे ताकतवर शक्ति है। प्रलय आने वाला है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। अगर अभी तुमने मुझे नाराज किया तो बाद में मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगी। उसे अब भी लग रहा था कि मैं पिछली जिंदगी की तरह उसकी हर बात मानूंगा और उसके पीछे पीछे घूमूंगा। मैं मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसे दीवार के कोने तक धकेल दिया। सबसे ताकतवर शक्ति। मैंने जोर से अपना मुक्का उसके कान के पास दीवार पर मारा। धड़ाम। जिंगचिंग डर के मारे चीख पड़ी और सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी तथाकथित शक्ति क्या है? बस अपनी कुछ फटी पुरानी
पुरानी चीजों को गायब कर देना। क्या तुम भूल गई हो, तुम्हारी क्षमता सिर्फ चीजों को मिटा सकती है, खाने पीने का सामान या कपड़े पैदा नहीं कर सकती। 7 दिन बाद तापमान -58 डिग्री तक गिर जाएगा। उस समय तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, पहनने को कुछ नहीं होगा। चाहे तुम पूरी इमारत को खाली कर दो, फिर भी ठंड और भूख से मर जाओगी। जिंगचिंग का पूरा शरीर कांप उठा। स्पष्ट था कि उसने इस बात के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन जल्दी ही उसने गर्दन तान कर कहा, तो क्या हुआ? मैं जाकर लूट लूंगी। जो मुझे सामान नहीं देगा मैं उसे ही गायब कर दूंगी। और तुम्हारे उस बेकार स्टोरेज स्पेस का क्या फायदा? आखिर में तुम्हें मेरे आगे हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। बस इंतजार करना। सच? तो फिर तुम्हें शुभकामनाएं। मैंने उससे और बहस करने की जरूरत नहीं समझी। मैं मुख्य दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। अभी इसी वक्त निकल जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा गार्ड बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मत भूलो, अभी भी कानून का राज है। अगर तुमने जबरदस्ती मेरे घर में रहने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुला सकता हूँ। जिंगचिंग ने मेरी दृढ़ पीठ को देखा। उसकी आंखों में जहर जैसा द्वेष उमड़ आया। अगर तुम इतने निर्दयी हो तो मुझे भी निर्दयी बनने का दोष मत देना। जब प्रलय आएगा तब मैं देखूंगी कि तुम इस कबाड़ के ढेर को पकड़कर कैसे जिंदा रहते हो। उस वक्त तुम्हें मेरे आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब पछताना मत। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि मेरे सामने कुत्ते की तरह मत मर जाना। धड़ाम, मुख्य दरवाजा बंद हो गया। मैं दरवाजे से टिककर लंबी सांस छोड़ते हुए खड़ा रहा। पहला कदम, आखिरकार उस एहसान फरामोश से छुटकारा मिल गया। अब उसके बिना मैंने आखिरकार अपनी पीठ में छुरा घोंपने वाले उस इंसान से छुटकारा पा लिया। अब मैं बिना किसी रुकावट के प्रलय की तैयारी कर सकता था। मैंने मोबाइल निकालकर समय देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे। प्रलय आने में पूरे 7 दिन बाकी थे। मैंने तुरंत अपने 80 लाख की कीमत वाले इस घर को इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल दिया, 20% कम कीमत पर। माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत जोड़कर मेरे पास लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए थे। लेकिन अगर मुझे ऐसा प्रलय किला बनाना था जो -70 डिग्री की भीषण ठंड सह सके, ज़ॉम्बियों की भीड़ को रोक सके और जीवन भर का सामान जमा कर सके, तो यह पैसा तो दरार भरने के लिए भी काफी नहीं था। मैंने तुरंत बैंक को फोन किया, अपनी कंपनी के शेयर और इस घर दोनों को गिरवी रख दिया। फिर कई निजी उधार देने वालों को फोन किया। सभी ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म और क्रेडिट कार्ड से भी पूरी रकम निकाल ली। सिर्फ एक ही दोपहर में मेरे हाथ की नकद पूंजी बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो गई। लगभग काफी है। बैंक खाते में मौजूद रकम को देखते हुए मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। सिर्फ एक ही एहसास था, जल्दबाजी। प्रलय में पैसा सिर्फ बेकार कागज होता है, सिर्फ सामान ही जीवन होता है। मैं अपनी अभी तक न बेची गई एसयूवी चलाकर सीधे शहर के बाहर स्थित एक परित्यक्त मांस प्रसंस्करण संयंत्र के शीतगृह क्षेत्र पहुंचा। यह पहले पूरे शहर का सबसे बड़ा मांस कोल्ड स्टोरेज बेस था। बाद में मालिक कर्ज में डूबकर भाग गया और यह जगह कई सालों से वीरान पड़ी थी। जगह सुनसान थी, चारों ओर खाली मैदान थे। दीवारों के किनारे अभी भी फेंके हुए मांस टांगने वाले लोहे के हुक और जंग लगे कन्वेयर बेल्ट पड़े थे। पिछली जिंदगी में इस जगह पर एक गैंग ने कब्जा कर लिया था और इसे सबसे बड़ा जीवित बचे लोगों का अड्डा बना दिया था। लेकिन इस बार यह मेरी होगी। मैंने जगह की देखभाल करने वाले बूढ़े चौकीदार को ढूंढा, सीधे उसके सामने 20,000 रुपए नकद रख दिए। मैंने कहा कि मुझे आधे महीने के लिए यह जगह किराए पर चाहिए। मैं यहाँ एक अस्थायी हॉरर थीम अनुभव केंद्र बनाना चाहता हूँ। कोई अनुबंध नहीं चाहिए, बस चाबी चाहिए। बूढ़ा आदमी नोटों की मोटी गड्डी देखकर इतना खुश हुआ कि उसके नकली दांत लगभग गिर पड़े। उसने बिना एक शब्द पूछे मुझे चाबी दे दी। चाबी मिलते ही मैंने मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और भूमिगत शीत गृह में उतर गया। हालांकि यह 2 साल से वीरान पड़ा था, लेकिन जमीन से लगभग 10 मीटर नीचे होने के कारण वहाँ अब भी ठंड और नमी बनी हुई थी। पूरा शीत गृह लगभग 3000 वर्ग मीटर का था, ऊंचाई करीब 8 मीटर थी। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम वर्तमान स्थान को स्कैन करो। बाइंड होने के बाद यह स्थान वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का ट्रांजिट स्टेशन बन जाएगा। चेतना के माध्यम से सामान भेजा और निकाला जा सकेगा। बाइंड। जगह तैयार हो गई, अब बारी थी इसे भरने की। मैं गाड़ी चलाकर सीधे शहर की सबसे बड़ी कृषि उत्पाद थोक मंडी पहुंचा और पागलों की तरह खरीदारी शुरू कर दी। मेरी हरकत से पूरा बाजार हिल गया। एक जवान लड़का ऐसे खरीदारी कर रहा था जैसे उसे होश ही न हो। थोक व्यापारियों से भी ज्यादा सामान खरीद रहा था। जल्द ही बाजार प्रबंधन का ध्यान मुझ पर गया, लेकिन मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैंने उनसे कहा, यह दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में मौजूद कई खदानों के कर्मचारियों के लिए राहत सामग्री है। जल्द ही पहाड़ बंद होने वाले हैं, इसलिए यह सब कुछ इन कुछ दिनों में भेजना जरूरी है। आजकल बस पैसा सही जगह पहुंचा दो, चाहे वजह कितनी भी अजीब हो। कोई न कोई उस पर यकीन कर ही लेता है। उन्होंने तो खुद ट्रक की व्यवस्था करने में भी मेरी मदद की। रात होने पर सामान से भरे पहले भारी ट्रक परित्यक्त मांस कारखाने में पहुंचे। मजदूर सामान उतार कर चले गए। मैंने फिर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। विशाल शीतगृह के अंदर सामान छोटे छोटे पहाड़ों की तरह जमा हो गया था। मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के ढेर के सामने गया। सबसे नीचे रखी एक बोरी पर हाथ रखा। मन ही मन कहा, स्टोर। अगले ही पल 50 टन चावल पल भर में गायब हो गए। मेरी चेतना सिस्टम स्पेस में पहुंची। अनंत तक फैले सफेद स्थान में चावल की सारी बोरियां पूरी व्यवस्था के साथ हवा में तैर रही थी। इस जगह समय पूरी तरह रुका हुआ था। चाहे 100 साल बाद भी निकालो, चावल बिल्कुल ताजा ही रहेंगे। कमाल। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीमे से गरजा,
सब कुछ अपने नियंत्रण में होने का यह एहसास वाकई नशे जैसा था। लेकिन मैं यह भी नहीं भूला 7 दिन बाद तापमान -60 डिग्री तक गिर जाएगा। अगर गर्मी का स्रोत नहीं हुआ तो यह सारा खाना पत्थर की तरह जम जाएगा। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया, 10,000 टन धुआं रहित कोयला, डीजल, सोलर पैनल और जनरेटर का ऑर्डर दे दिया। मैं सिर्फ खाना जमा नहीं करना चाहता था, मैं इस जगह को ऐसा स्थिर तापमान वाला किला बनाना चाहता था जिसे परमाणु बम भी न तोड़ सके। उसी समय मोबाइल बजा, संदेश जिंगा चिंका था, साथ में एक फोटो भी भेजी थी। बेचारे भैया घर से निकाल दिए गए, अब तो सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही खा सकते हो ना। मैं और सीनियर नए जीवन का जश्न मना रहे हैं। अगर अभी घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगो तो शायद तुम्हें एक ब्रेड का टुकड़ा दे दूं। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। खा लो, जितना खाना है खा लो, यही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी भरपेट खाना होगा। यह मांग तो हद से ज्यादा है। पूरे घर में 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस इंसुलेशन जेल लगानी है, उसके अंदर 2 परत 20 मिलीमीटर मोटी बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट की। तुम क्या परमाणु बम से बचने वाला बंकर बना रहे हो और सारे वेंटिलेशन बंद करके सिर्फ 2 संयुक्त रासायनिक फिल्टर वाले एयर इनलेट छोड़ने हैं? भाई इसकी लागत बहुत ज्यादा होगी। पैसे तुम्हारे खाते में भेज दिए हैं, 50 लाख अग्रिम भुगतान। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 3 दिन के अंदर काम पूरा होना चाहिए, सारा सामान तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरे निर्माण स्थलों से निकाल लाओ, मैं 3 गुना कीमत दूंगा। बस एक नियम है। क्यों? यह मत पूछना, कोई फोटो नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डालना। काम पूरा होने के बाद तुम्हें और 20 लाख गोपनीयता शुल्क दूंगा। लाओ हेई ने गला निकला। 70 लाख उसके 2 साल के मुनाफे के बराबर थे। उसने तुरंत छाती ठोक कर कहा, ठीक है बॉस, अगर 3 दिन में काम पूरा न हुआ तो अपना सिर काटकर आपके लिए गेंद बना दूंगा। मैंने उसके आत्मविश्वास से भरे जाते हुए पीछे के दृश्य को बिना भाव के देखा। मुझे सिर्फ एक शरण स्थल नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था प्रलय से पूरी तरह स्वतंत्र एक पारिस्थितिक तंत्र। मैं शीत गृह के एक कोने में पहुंचा। वहां अभी अभी पहुंची विशेष निर्माण सामग्री रखी थी। लकड़ी का बक्सा खुला, अंदर काले धातु की चमक दिखाई दी, उच्च वोल्टेज विद्युत जाल जनरेटर और सैन्य ग्रेड दंगारोधी कांच। प्रलय की शुरुआत में सबसे डरावनी चीज जॉम्बी नहीं होते बल्कि इंसान का दिल होता है। जब भूख और ठंड इंसानों को जानवर बना देती है तो साधारण दरवाजे कागज से भी कमजोर हो जाते हैं। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम सारी निर्माण सामग्री संग्रहित करो, नक्शे के अनुसार सही स्थानों पर बिल्कुल सटीक तरीके से स्थापित करो। मजदूरों के खाना खाने जाने का फायदा उठाकर दर्जनों टन वजन वाला दंगारोधी कांच एक पल में गायब हो गया। अगले ही पल वह बिना किसी जोड़ के शीत गृह की छत के रोशनदान में फिट हो चुका था। 3 दिन बाद आखिरी निर्माण वाहन भी वहां से चला गया। विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मैं इस इस्पाती किले के बीचों बीच खड़ा था, चारों तरफ भरा हुआ सामान देख रहा था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था ये अभी भी काफी नहीं था, बिल्कुल भी काफी नहीं था। मेरे मोबाइल बैंक खाते में अब 50 लाख से भी कम बचे थे। कानूनी तरीकों से अब और सामान खरीदना संभव नहीं था। अब गुप्त स्रोतों से सामान इकट्ठा करने का समय आ गया था। रात के 2 बजे मैं गाड़ी चलाकर शहर के पूर्वी बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स पार्क पहुंचा। यह पूरे शहर का सबसे बड़ा आयात निर्यात सामान वितरण केंद्र था। हर तरफ कंटेनरों का अंबार लगा था, मानो छोटे छोटे पहाड़ खड़े हों। उन पर फीके पड़ चुके विदेशी आयात के लेबल लगे हुए थे। अंदर दुनिया भर से आया हुआ बेहतरीन सामान भरा था। उस रात मैंने लगभग पूरे बॉन्डेड जोन के आधे उच्च मूल्य वाले गोदाम खाली कर दिए। तभी मेरे दिमाग में अचानक तेज दर्द उठा। मेरी मानसिक शक्ति लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तब जाकर मैंने अनिच्छा से हाथ रोका। मैं अभी वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक एक तेज इंजन की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। कई काली मॉडिफाइड एसयूवी लॉजिस्टिक्स पार्क में घुस आईं और एक छिपे हुए गोदाम के सामने रुक गईं। 1 दर्जन से ज्यादा हट्टे कट्टे गुंडे गाड़ियों से उतरे। उनका नेता एक गंजा आदमी था। वे जिन बक्सों को उठा रहे थे उन पर बड़े बड़े अक्षरों में खतरनाक सामग्री का निशान बना हुआ था। मैंने सिस्टम का दूर से स्कैन करने वाला फंक्शन चालू किया। स्कैन परिणाम, टीएनटी विस्फोटक, डेटोनेटर, औद्योगिक विस्फोटक, हथियार। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह शहर के सबसे बड़े गैंग ब्लैक सैंड गैंग का तस्करी का अड्डा था। इन विस्फोटकों को देखते हुए जिनसे जॉम्बियों को भी उड़ाया जा सकता था और किलों को भी, मैंने होंठों पर जीभ फेर ली। ये तो मानो ताकत खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ गई थी। अगर ये सब मेरे हाथ लग जाए तो मेरे पास आखिरी त्रुप का पत्ता होगा। मैं चुपचाप गोदाम के पीछे घूमकर पहुंचा। अपना हाथ पतली रंगीन स्टील की दीवार पर रखा और मन ही मन कहा, गोदाम के अंदर मौजूद सभी विस्फोटकों को लॉक करो, सब कुछ संग्रहित करो। गोदाम के अंदर मौजूद गैंग के लोग अचानक स्तब्ध रह गए। उनके हाथों में पकड़े बक्से हवा में गायब हो गए। सब लोग सामान उठाने की उसी मुद्रा में खड़े रह गए, एक दूसरे का मुंह देखते हुए। दत्तेरे की बक्से कहाँ गए? बर्बाद हो गए, सब गायब हो गया। ये किसने किया? हरामजादे, बाहर निकल। और मैं अराजकता का फायदा उठाकर पहले ही दीवार फांद चुका था। रात के अंधेरे में गायब हो गया। उलटी गिनती 24 घंटे। शहर अब भी चहल पहल से भरा हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि यह पुरानी दुनिया का आखिरी दिन है। मौसम विभाग ने ठंडी लहर की नीली चेतावनी जारी की। कहा कि अगले दिन तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर जाएगा, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज्यादा से ज्यादा लोग घर में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनने की सोच रहे थे। मैं फिर बाहर नहीं गया। अपने किले के अंदर आखिरी बार सब कुछ जांचने लगा।
लगा। सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह सील कर दी गई थी। सिर्फ एक मुख्य प्रवेश द्वार छोड़ा गया था। मैंने मोबाइल निकाला, आखिरी बार सोशल मीडिया खोला। 1 घंटे पहले ही जिंगचिंग ने पोस्ट डाली थी, सर्दी आने वाली है लेकिन दिल गर्म है। सीनियर के सरप्राइज के लिए धन्यवाद, भविष्य उज्जवल है। कुछ लोग अपने सड़े हुए पैसों को गले लगाकर फफूंदी लगने दो। मैं मुस्कुराया और उसकी पोस्ट को लाइक कर दिया। फिर टिप्पणी लिखी, इस आखिरी गर्माहट का भरपूर आनंद ले लो। बहुत जल्द ऐसी गर्मजोशी मिलेगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। उसी समय बाहर जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी वह अचानक रुक गई। उसके तुरंत बाद पिंग पोंग गेंद जितना बड़ा ओला जोर से बुलेट प्रूफ कांच पर आकर गिरा। फिर तेज तूफान शुरू हो गया। तापमान चट्टान की तरह नीचे गिरने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर अचानक एक आपातकालीन समाचार उभर आया। उसके ठंडे शब्द आंखों में चुभ रहे थे। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुवीय ठंडी हवा का प्रभाव। अगले 3 घंटों में वैश्विक तापमान 50 डिग्री तक गिर जाएगा। सभी नागरिक तुरंत अपने घर लौट जाएं। तुरंत घर लौट जाएं, यह अभ्यास नहीं है। सभी नागरिक तुरंत अपने घर लौट जाएं। तुरंत घर लौट जाएं, यह अभ्यास नहीं है। कुछ ही मिनटों में बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल गई। सड़क पर बहुत कम समय में मोटी काली बर्फ जम गई। दर्जनों तेज रफ्तार गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। क्षण भर में भीषण आग भड़क उठी, लेकिन आग फैल भी नहीं पाई थी कि हड्डियां जमा देने वाली ठंड ने उसे दबा दिया। वह एक अजीब जमी हुई अवस्था में बदल गई। गाड़ियों के अंदर बैठे लोग घबराकर दरवाजे खोलने लगे। कुछ ने शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर की हवा के संपर्क में आए, ऐसा लगा मानो उनके शरीर की सारी गर्मी एक पल में खींच ली गई हो। उनकी हरकतें अचानक जम गईं। चेहरों पर मौजूद डर हमेशा के लिए वहीं ठहर गया। वे एक एक करके जीवंत बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। घर के अंदर लगे तापमान मापक पर दिख रहा था। बाहर का तापमान -30 डिग्री से नीचे पहुंच चुका था और अब भी हर मिनट 1 डिग्री की रफ्तार से गिर रहा था, जबकि मेरे सुरक्षित घर के अंदर तापमान हमेशा की तरह 24 डिग्री था। मैंने भारी जैकेट उतार दी, सिर्फ एक पतली टी शर्ट पहन रखी थी। फिर ताजा गर्मा गर्म वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। जीभ से लेकर पूरे शरीर तक संतुष्टि फैल गई। आराम। उसी समय शहर के बीचों बीच एक आलीशान अपार्टमेंट में जिंगचिंग ने अभी अभी खरीदा हुआ महंगा कश्मीरी कंबल ओढ़ रखा था। फिर भी वह ठंड से कांप रही थी। इतनी ठंड क्यों है? क्या हो गया? हीटिंग क्यों बंद हो गई? अभी कुछ ही देर पहले पूरे आवासीय परिसर की हीटिंग पाइपलाइन फट चुकी थी। पूरी व्यवस्था ठप हो गई। घर के अंदर का तापमान -5 डिग्री तक गिर चुका था। 20 साल तक आरामदायक जीवन जीने वाली जिंगचिंग के लिए यह किसी नरक से कम नहीं था। सीनियर, कुछ सोचो। मैं जमकर मरना नहीं चाहती। चेन शू भी ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। वह पागलों की तरह सारे कपड़े अपने ऊपर पहन रहा था। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था। चुप रहो, मुझे भी ठंड लग रही है। ये कमबख्त मौसम एकदम कैसे बदल गया? जल्दी देखो, कहीं हीट पैड है क्या? हीट पैड? वे तो उसी डिब्बे में हैं। दोनों घबराकर खोजने लगे, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ 10 से भी कम हीट पैड मिले। इतनी चीजें आज रात निकालने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। सही है। तुम्हारा भाई तो अमीर है ना? उसने जरूर पहले से ही हीटिंग का इंतजाम किया होगा। उसे फोन करो। क्षमा करें, जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसका फोन बंद है। वह कमीना, उसने फोन भी बंद कर दिया। घबराओ मत, मुझे याद आया। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे भाई को दक्षिण शहर की थोक मंडी में देखा था। मैं दूर था, लेकिन ऐसा लगा कि वह बार बार पश्चिमी उपनगर वाले कारखाने का जिक्र कर रहा था। पश्चिमी उपनगर में एक परित्यक्त फैक्ट्री है। ऐसे समय में वह निश्चित रूप से वहीं छिपा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। जिंगचिंग ने बाहर चल रहे बर्फीले तूफान को देखा। उसका दिल डर से भर गया। एक पल के लिए वह हिचकिचाई। बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है, बहुत खतरनाक है। यहीं रुकना मौत का इंतजार करना है। यह बर्फ जल्दी रुकने वाली नहीं है। कुछ घंटों बाद घर की पानी की पाइपें भी जम जाएंगी। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में हीटर है। बस तुम्हारे भाई को ढूंढ लें। तुम्हारे सिस्टम और मेरे दिमाग के सहारे उसका सारा सामान हमारा हो जाएगा। आखिरकार लालच ने डर पर जीत हासिल कर ली। दोनों ने जितने भी कपड़े पहन सकते थे सब पहन लिए। मुश्किल से नीचे उतरे और बर्फ जैसे ठंडी कार में जाकर बैठ गए। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, गर्म हवा धीरे धीरे चलने लगी। दोनों ने लंबी राहत की सांस ली। पश्चिमी उपनगर चलो। जिंगचिंग की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने दांत भींचते हुए कहा, जब मैं जिंग बुफान से मिलूंगी तो उसे बर्फ में घुटनों के बल बैठाकर मुझसे माफी मंगवाऊंगी और उससे पहले की बदतमीजी के लिए मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। उधर पश्चिमी उपनगर में मैं निगरानी कैमरों की स्क्रीन के एक कोने को घूर रहा था। वीडियो में कुछ आवारा कुत्ते बर्फ में सिकुड़कर कांप रहे थे। अचानक उनमें से एक का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें पल भर में खुल गईं। वे खून जैसी लाल हो गईं। उसके शरीर से ऐसी गुर्राहट निकली जो किसी सामान्य जीव की नहीं थी। अगले ही पल वह ज़ॉम्बी कुत्ता अपने ही साथी पर झपट पड़ा। गर्म खून बर्फ पर छिटक गया और पल भर में जमकर चमकते लाल बर्फीले क्रिस्टल बन गया। ये कोई साधारण वायरस नहीं था, यह अत्यधिक ठंड का वायरस था। उन्हें ठंड से कोई डर नहीं था, बल्कि जितनी ज्यादा ठंड होती उनकी लड़ने की ताकत उतनी ही बढ़ जाती। मैंने अपने हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। आखिरकार यह आ ही गया। मैं खड़ा हुआ, कंट्रोल पैनल तक गया और उस चमकते लाल बटन को दबा दिया। कमरे के अंदर सिस्टम की ठंडी सूचना ध्वनि गूंज उठी। कारखाने की बाहरी परिधि की पहली सुरक्षा रक्षा प्रणाली, उच्च वोल्टेज वाली बिजली की बाढ़ एक ही पल में
सक्रिय हो गई। नीली बिजली की चिंगारियां बर्फीले तूफान के बीच लगातार कड़कने लगी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंज उठी। मैंने रेड वाइन का गिलास उठाया और मॉनिटर में दिखाई दे रहे उस अनंत बर्फीले तूफान की ओर दूर से जाम उठाकर कहा, मेरे मेहमानों, नरक में आपका स्वागत है। घुटनों तक पहुंचने वाला बर्फीला तूफान अब पूरी तरह एक सफेद आपदा में बदल चुका था। आसमान और धरती के बीच हर तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। दृश्यता 5 मीटर से भी कम रह गई थी। एक सफेद BMW X5 किसी नशेड़ी की तरह आधा मीटर गहरी बर्फ में बनी सड़क पर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। जिंग चिंग आगे वाली सीट पर बैठी थी। उसने अपने ऊपर 2 डाउन जैकेट लपेट रखी थी। फिर भी वह इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि उसके ऊपर और नीचे के दांत लगातार टकरा रहे थे। उसकी आवाज में घबराहट और शिकायत दोनों थी। अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? तुमने तो कहा था सिर्फ 20 किलोमीटर है। चेन शू के हाथ स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते लगभग सुन्न हो चुके थे। उसके हाथों की पीठ पर ठंड से पड़े नीले बैंगनी दाग साफ दिखाई दे रहे थे। उसने दांत भींचकर सामने देखते हुए कहा, चुप रहो, नेविगेशन के अनुसार बस आगे ही है। दत्त, यह सड़क तो दिखाई ही नहीं दे रही। अचानक धड़ाम एक तेज आवाज हुई। गाड़ी जोर से हिली, फिर पूरी तरह बंद हो गई। गाड़ी का निचला हिस्सा सड़क के बीच जमी हुई कठोर बर्फ की चट्टान में फंस गया था। गाड़ी खराब हो गई। चेन शू ने निराश होकर स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। उसका हाथ ठंडे सख्त चमड़े से टकराया और दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। क्या? झिंगाचिंग चीख उठी, लगभग पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम मुझे यहीं मरवाना चाहते हो? बेवकूफ, तुम ही चलाओ, फिर नीचे उतरो। आगे जो काली परछाई दिख रही है वही फैक्ट्री होगी। पैदल चलते हैं। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। गाड़ी में बैठे रहने का मतलब सिर्फ ठंड से मरना था। दोनों ने अपने ऊपर कंबल कसकर लपेट लिए। 2 मोटे पेंगुइनों की तरह लड़खड़ाते हुए बर्फीले तूफान में निकल पड़े। ठंडी हवा चाकू की तरह उनके चेहरों को काट रही थी। जिंगचिंग को लग रहा था कि उसके फेफड़े भी जमकर फट जाएंगे। हर सांस लेना मानो जिंदा चीरने जैसी पीड़ा थी। जो 500 मीटर की दूरी सामान्य दिनों में कुछ ही मिनटों में तय हो जाती, उसे पार करने में उन्हें पूरे आधे घंटे लग गए। जब वह विशाल इस्पाती दैत्य जैसी परित्यक्त फैक्ट्री उनके सामने दिखाई दी तो दोनों लगभग घुटनों के बल रेंगते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन सामने का दृश्य देखते ही दोनों स्तब्ध रह गए। यह कहाँ की परित्यक्त फैक्ट्री थी? ये तो साफ साफ एक अभेद्य इस्पाती किला था। पुरानी लाल ईंटों की दीवारों को पूरी तरह चांदी रंग की एरोस्पेस मिश्र धातु ने ढक लिया था। उस धातु की ठंडी चमक बर्फीले तूफान में और भी डरावनी लग रही थी। जिंगचिंग दौड़कर उस विशाल मोटे इस्पाती दरवाजे तक पहुंची। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। उसकी आवाज लगभग फट चुकी थी। भैया, मैं छिंगचिंग हूँ, मैं ठंड से मर रही हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। भैया, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम मुझे मरते हुए कैसे देख सकते हो? उधर मैं बड़े चमड़े के सोफे पर आराम से बैठा था। मेरे सामने पूरी दीवार जितनी बड़ी मॉनिटर स्क्रीन थी। स्क्रीन पर 2 धुंधले लाल थर्मल साए दरवाजे से चिपके हुए थे, बिल्कुल 2 दयनीय और हास्यास्पद मक्खियों की तरह। मेरे हाथ में अभी अभी खोली गई रेड वाइन का गिलास था। बगल में छोटे तांबे के हॉट पॉट में लाल तेल उबल रहा था। मसालेदार खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैंने शांत स्वर में आदेश दिया, सिस्टम, बाहरी स्पीकर चालू करो। बाहरी स्पीकर सक्रिय। बाहर लगे स्पीकर से हल्की सी करंट जैसी आवाज आई। दोनों चौंक गए। फिर बर्फीले तूफान के बीच मेरी शांत हल्की मुस्कान लिए आवाज साफ सुनाई दी। कौन है? आधी रात को लोगों को परेशान करना कानून के खिलाफ है, पता नहीं? ये परिचित आवाज सुनते ही जिंगचिंग की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए चिल्लाई, मैं हूँ, मैं तुम्हारी बहन छिंगचिंग हूँ, दरवाजा खोलो, अगर तुमने नहीं खोला तो हम मर जाएंगे। बहन? मेरी आवाज बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थी। बीच बीच में चॉपस्टिक से खाना उठाने की आवाज भी आ रही थी। मैंने आराम से कहा, यह गोमांस थोड़ा ज्यादा पक गया है। तुमने कहा तुम कौन हो? बाहर खड़ी जिंगचिंग गुस्से से लगभग बेहोश होने वाली थी। वह बाहर कुत्ते की तरह ठंड में कांप रही थी और मैं अंदर आराम से हॉट पॉट खा रहा था, वह भी उम्दा गोमांस वाला। उस दृश्य की कल्पना मात्र से उसके मुंह में लार आ गई। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगा। जिंग बुफान, बेवकूफ मत बनो, मुझे पता है तुम सुन रहे हो, मैं जिंगचिंग हूँ, तुम्हारी इकलौती छोटी बहन। जल्दी दरवाजा खोलो, अंदर जाने दो। पहले की बातों की मैं बाद में तुम्हें सफाई दूंगी। वह सब गलतफहमी थी। गलतफहमी? मैंने चॉपस्टिक नीचे रखी, माइक्रोफोन उठाया। स्क्रीन पर गुस्से और ठंड से विकृत उसके चेहरे को देखते हुए मेरी आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह ठंड स्क्रीन पार करके सब कुछ जमा देगी। मुझे निकल जाने को कहना भी गलतफहमी थी, या फिर यह कहना कि मैं तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह मर जाऊं, वह भी गलतफहमी थी। वह तो गुस्से में कहा था। भैया, तुम तो आदमी हो, इतनी छोटी सी बात पर क्यों अटके हुए हो? पहले मुझसे गलती हुई थी, ठीक है, मैं अभी तुमसे माफी मांगती हूँ। भैया, माफ करना। अब ठीक है, जल्दी दरवाजा खोलो। ये कहाँ की माफी थी? यह तो ऊपर से आदेश देने जैसा लहजा था। उसके लिए बस 3 शब्द माफ करना कह देना ही काफी था और मुझे तुरंत उसे माफ कर देना चाहिए। पिछले 20 सालों से यही नियम था। मैं हमेशा उसके साथ ऐसा ही करता आया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रलय आ चुका था और अब नियम भी बदल चुके थे। मैं ठंडी हंसी हंसा। मेरी आवाज में व्यंग्य बिल्कुल नहीं छिपा। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो पुलिस किस काम की होती? जब तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो अपनी सबसे ताकतवर शक्ति से अंदर आ जाओ। तुम्हारे पास क्लियरिंग
सिस्टम है ना, यह दरवाजा तुम्हारी आंखों में चुभ रहा होगा, इसे ही गायब कर दो। मेरी यह बात बिजली की तरह जिंगचिंग के दिमाग में गिरी। वह अचानक पलटकर खड़ी हो गई। हाँ, उसके पास सिस्टम था। अभी तक वह ठंड से इतनी घबरा गई थी कि अपनी सबसे बड़ी ताकत ही भूल गई थी। ठीक है, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोल लूंगी, फिर बाद में मुझसे मत गिड़गिड़ाना। जिंगचिंग की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने गहरी सांस ली, अपना ठंड से जमा हुआ हाथ जोर से उस बर्फ जैसे ठंडे दरवाजे पर रख दिया। उसके शरीर की सारी शक्ति पागलों की तरह उमड़ पड़ी। क्लियर। लाल रोशनी उसकी हथेली से निकलकर जोर से दरवाजे से टकराई, लेकिन जिस दृश्य की उसे उम्मीद थी वह नहीं हुआ। दरवाजा बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ, उल्टा वह लाल रोशनी मानो किसी अदृश्य लोहे की दीवार से टकरा गई और पल भर में पलटकर वापस आ गई। जिंगचिंग की पूरी बांह सुन्न हो गई। वह पीछे की ओर गिरकर बर्फ में बैठ गई। काफी देर तक उठ भी नहीं सकी। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की ठंडी सूचना गूंजी। बलपूर्वक हटाने का प्रयास विफल। जीवन शक्ति की अत्यधिक खपत। नहीं, यह असंभव है। मेरा सिस्टम सबसे ताकतवर है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक दरवाजा तक नहीं हटा पा रही। स्पीकर से मेरी निर्दयी हंसी साफ सुनाई दी। तुम्हें बताना भूल गया था, ये दरवाजा मैंने 50 लाख की एरोस्पेस मिश्र धातु से बनवाया है और मेरा स्टोरेज सिस्टम लगता है तुम्हारे क्लियरिंग सिस्टम को पूरी तरह दबा देता है। तुम्हारी क्लियरिंग मेरे स्टोरेज को मिटा ही नहीं सकती। अब दूर निकल जाओ, मेरे घर के दरवाजे पर अपना खून मत गिराना। इतना कहकर स्पीकर तुरंत बंद हो गया। जिंग। इसके तुरंत बाद मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा सर्च लाइट अचानक जल उठा। दो तेज सफेद रोशनियां सीधे दोनों के चेहरों पर पड़ी। चमक इतनी तेज थी कि वे आंखें तक नहीं खोल पाए। जिंगचिंग बर्फ पर बैठी थी। वह उस ठंड को महसूस कर रही थी जो हड्डियों के भीतर तक उतर चुकी थी। उसने उस इस्पाती दरवाजे को देखा जो उसके लिए कभी नहीं खुलने वाला था। जिंदगी में पहली बार उसे असली निराशा का एहसास हुआ। दिल की गहराई से उठती वह ठंड बाहर की जमा देने वाली ठंड से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। आधा घंटा बीत गया। जिंगचिंग और चेन शू वहां से नहीं गए। गाड़ी खराब हो चुकी थी। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे दोनों सिर्फ फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे के पास बने एक बंद पड़े कोने में सिकुड़ कर बैठ गए। एक दूसरे से चिपक कर शरीर की गर्मी बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या करें? मुझे अपने पैरों का एहसास ही नहीं हो रहा। जिंगचिंग के होंठ नीले बैंगनी पड़ चुके थे। उसकी पलकों पर मोटी बर्फ जम गई थी। उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जितनी धीमी हो चुकी थी। चेन शू की हालत उससे भी बदतर थी। उसने अपने पास बचे थोड़े से कपड़ों में से एक जैकेट भी जिंगचिंग को दे दी थी। अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों की रोशनी भी धुंधली होने लगी थी। सो मत, अगर सो गए तो फिर कभी नहीं जागोगे। चेन शू ने पूरी ताकत लगाकर जिंगचिंग को हल्का सा धक्का दिया, लेकिन वह खुद भी लगभग बेहोश होने वाला था। उसी समय उनके सिर के ऊपर से एक ऐसी खुशबू आई कि मानो आत्मा ही शरीर से बाहर निकल जाए। वह गर्मा गर्म हॉटपॉट की खुशबू थी। एक ही पल में उसने दोनों की सारी चेतना अपनी ओर खींच ली। दोनों ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। मैं दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा था। हाथ में अभी तक बचा हुआ हॉटपॉट का कटोरा था। आराम से खाते हुए उनकी तरफ देख रहा था। खाना है? मैंने नीचे खड़े उन दोनों बदहाल लोगों को देखा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं मुस्कुराया, फिर ताजा उबले हुए फैटी बीफ का एक टुकड़ा उठाया। उनकी आंखों के सामने उसे हल्के हल्के हिलाया। जब तुम दोनों ने मुझे सुरक्षित घर के बाहर बंद कर दिया था और मुझे ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ मरते देखते रहे थे, तब तुम्हें रिश्ते नाते याद आए थे। मैंने हाथ ढीला छोड़ दिया। वह गर्मा गर्म लाल तेल से टपकता बीफ का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा, सीधे गंदी बर्फ पर। पल भर में जम गया। चेन शू लगभग उसी क्षण उस पर झपट पड़ा, लेकिन जिंगचिंग उससे भी तेज थी। उसने खून और गंदगी लगी हुई वह मांस की बोटी उठाई, सीधे मुंह में डाल ली, बिना चबाए ही निगल गई। उस एक पल की गर्मी ने उसके मुंह से संतुष्टि भरी सांस निकलवा दी। स्वादिष्ट है? मैंने शांत स्वर में पूछा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। जिंगचिंग की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। अब जब पेट भर गया हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी आवाज अचानक ठंडी हो गई। मेरी सुरक्षा प्रणाली ने पता लगाया है कि कुछ छोटे मेहमान अभी अभी इस खुशबू से आकर्षित होकर यहाँ आ गए हैं। दोनों अभी मेरी बात समझ भी नहीं पाए थे कि दूर बर्फीले तूफान के बीच अचानक कई जोड़ी हरी चमकती आंखें दिखाई देने लगी। हवा के साथ गूंजती धीमी और डरावनी गुर्राहट रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर रही थी। ज़ॉम्बी कुत्ते। अंदर। मैंने दूरबीन नीचे रख दी। मेरी आंखों में हल्की सी दया चमकी। जब जाना ही नहीं चाहते तो तुम्हें एक रास्ता बता देता हूँ। मेरी आवाज फिर से स्पीकर से गूंजी। उसमें किसी शैतान जैसी मुस्कान थी। पूर्व दिशा में 200 मीटर दूर एक चौकीदार का कमरा है। पहले वहाँ बूढ़ा चौकीदार रहता था। हालांकि उसके शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन कम से कम सिर पर छत तो है। आज रात बचने का तुम्हारा वही एकमात्र मौका है। इतना कहकर खिड़की पूरी तरह बंद हो गई। बाहर अंधेरे में सिर्फ दो कांपती हुई परछाइयां बची और उनके चारों ओर लगातार बढ़ती हुई हरी आंखें। चलो चौकीदार के कमरे की तरफ। जिंगचिंग ने अपने ऊपर जमी बर्फ झाड़ी। लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। उसने चेन शू की तरफ देखा तक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह वह मांस का टुकड़ा छीनने दौड़ा था और प्रलय शुरू होने के बाद उसके सारे व्यवहार, उन सब ने जिंगचिंग को इस आदमी का असली चेहरा दिखा दिया था। दोनों ज़ॉम्बी कुत्तों के झुंड से बस आखिरी पल में बचते हुए रेंगते भागते उस जर्जर चौकीदार के कमरे तक पहुंचे। कमरा बहुत छोटा था। चारों तरफ से हवा अंदर आ रही थी। उन्होंने फेंकी हुई लकड़ियों और पुराने अखबारों से किसी तरह खिड़कियां बंद
बंद की, फिर धूल भरी जमीन पर बैठ गए। इस पूरे रास्ते की मुसीबतों के बाद जिंगचिंग का भोली भाली मासूम लड़की वाला मुखौटा आखिरकार टूटने लगा। उसके भीतर छिपा स्वार्थी और निर्दयी असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगा। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है तुम क्या सोच रहे हो चेन शू। पहले मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुम दिखने में अच्छे थे और पढ़ाई में भी अच्छे थे। अब तुम सिर्फ एक निकम्मे हो। जिंगचिंग दीवार के सहारे बैठ गई, आंखें बंद करके अपनी ताकत वापस लाने लगी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आज के बाद अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर भी उसी कुत्ते की तरह गायब कर दूंगी। चेन शू का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में एक पल के लिए जहर भरी नफरत चमकी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे छिपा लिया। वह जानता था इस समय जिंगचिंग के हाथ में भयानक क्लियरिंग सिस्टम था। वह चाहती तो उसे पल भर में मार सकती थी, इसलिए वह सिर्फ सह सकता था, मौका मिलने तक, और फिर बदला लेने के लिए इंतजार कर सकता था। उसी समय 200 किलोमीटर दूर मेरे सुरक्षित घर के भूमिगत हिस्से में मैं स्थिर तापमान वाले मसाज बाथटब में आराम से लेटा हुआ था। हाथ में एक टैबलेट था। हालांकि बाहरी संचार व्यवस्था पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन मैंने पहले ही सैन्य स्तर का उपग्रह रिसीवर लगा रखा था, इसलिए अब भी पूरी दुनिया के सिग्नल मिल रहे थे। स्क्रीन पर दुनिया भर की आपातकालीन खबरें लगातार चल रही थीं। आपातकालीन सूचना, देश ने सर्वोच्च स्तर की आपदा योजना लागू कर दी है। सभी सरकारी शरण स्थल खोल दिए गए हैं। सभी जीवित बचे लोग तुरंत निकटतम शरण स्थल पहुंचे। पूर्वी शहर खेल केंद्र, शरण स्थल संख्या 7। मैंने उस परिचित स्थान का नाम देखा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। पिछली जिंदगी में वह सचमुच प्रलय के शुरुआती दिनों का सबसे बड़ा सरकारी शरण स्थल था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा होने के कारण सामग्री बहुत तेजी से खत्म होने लगी। ऊपर से अव्यवस्थित प्रबंधन। 1 महीने से भी कम समय में वहाँ वह कुख्यात अनाज गोदाम दंगा हुआ, जिसमें दसियों हजार लोग मारे गए। खून नदियों की तरह बहा। लगता है मेरे पुनर्जन्म के बावजूद इतिहास की दिशा नहीं बदली। मैंने समाचार बंद कर दिया और सिस्टम इंटरफेस खोला। वर्तमान संग्रहित सामग्री 32,000 टन। सिस्टम स्तर LV1। अनुभव 0%। अगले स्तर की शर्त, प्रथम स्तर के जॉम्बी क्रिस्टल एकत्र करें। जॉम्बी क्रिस्टल। पिछली जिंदगी में लोगों को प्रलय के तीसरे महीने जाकर पता चला था कि जॉम्बियों के दिमाग में मौजूद यह क्रिस्टल क्षमताओं को विकसित करने में काम आता है, लेकिन मैं तो शुरू से ही यह रहस्य जानता था। वह बेवकूफ जिंगचिंग अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ अपनी शक्ति छिपाने में लगी रही, लेकिन सबसे कीमती युद्ध लूट बर्फ में ही छोड़ आई। उस जॉम्बी कुत्ते का जिसका सिर उसने मिटा दिया था, उसके दिमाग का क्रिस्टल तो मेरा अनुभव पैक था। उसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैंने हल्का नैनो ताप संरक्षण युद्धक सूट पहन लिया, अपना सामरिक उपकरण उठाया और बाहर निकलने का फैसला किया। इस भीषण बर्फीली रात में अपनी जिंदगी की पहली सोने की बाल्टी बटोरने, और साथ ही यह भी देखने कि वे दोनों पहरेदार कुत्ते चौकीदार के कमरे में ठंड से मर गए या नहीं। मैं पूरी तरह बंद नैनो हीटिंग युद्धक पोशाक पहनकर पश्चिमी उपनगर के वीरान मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा था। बर्फीला तूफान मेरे शरीर के पास तक नहीं आ पा रहा था। 50 मीटर आगे जॉम्बी कुत्तों का झुंड चौकीदार के कमरे को घेर कर पागलों की तरह, सातों जॉम्बी कुत्ते पागलों की तरह चक्कर लगा रहे थे। कुल 7 थे। अंधेरे में उनकी हरी चमकती आंखें और भी डरावनी लग रही थी। मैंने अपनी सांसों को स्थिर किया, फिर बर्फ के ढेर के पीछे से अचानक बिजली की तरह बाहर निकल पड़ा। मेरी गति तूफान जैसी तेज थी। पहला जॉम्बी कुत्ता अभी भी चौकीदार के कमरे की ओर देखकर धीमे धीमे गुर्रा रहा था। उसे प्रतिक्रिया देने का भी मौका नहीं मिला। मेरी सामरिक कुल्हाड़ी पहले ही नीचे गिर चुकी थी। धप्पा। कुल्हाड़ी ने सीधे उसकी कठोर खोपड़ी को 2 हिस्सों में चीर दिया। प्रथम स्तर के जॉम्बी कुत्ते का वध। अनुभव प्राप्त हुआ। इस हलचल से बाकी 6 जॉम्बी कुत्ते तुरंत सतर्क हो गए। उनका नेता, सबसे विशाल अभिजात जॉम्बी कुत्ता, अचानक मेरी ओर मुड़ा। उसकी हल्की हरी चमकती आंखें मुझे घूरने लगी। उसने पिछले पैरों से जोर लगाया। उसका विशाल शरीर टैंक की तरह मेरी ओर झपट पड़ा। ठीक उसी क्षण जब वह मुझसे आधा सेकंड दूर था, मैंने धीमे से कहा, स्टोर। मेरा बायां हाथ उसके पैरों के नीचे की जमीन की ओर उठा। उसी पल उसके पैरों के नीचे लगभग 2 मीटर गहरी बर्फ और मिट्टी पूरी तरह गायब हो गई। उसके पैरों के नीचे अचानक खालीपन आ गया और वह सीधे गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। बीमार हो तो जान भी जाएगी। मैं तुरंत उसके पीछे गड्ढे में कूद गया। मेरे हाथ की सामरिक कुल्हाड़ी हवा में एक चमकदार चाप बनाती हुई घूमी। मर। छन्न। कुल्हाड़ी ने बिल्कुल सही जगह उसकी गर्दन के कमजोर जोड़ पर वार किया। एक विशाल कुत्ते का सिर लुढ़क कर दूर जा गिरा। अभिजात स्तर के जॉम्बी कुत्ते का वध। अनुभव प्राप्त। इनाम, प्रथम स्तर का शक्ति क्रिस्टल X1। क्रिस्टल जॉम्बियों की शक्ति का स्रोत था और मानव विकास की कुंजी भी। गड्ढे के ऊपर बाकी 5 साधारण जॉम्बी कुत्ते लगातार गुर्रा रहे थे, लेकिन गहरे गड्ढे से डरकर नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने ऊपर देखा। मेरे चेहरे पर निर्दयी मुस्कान फैल गई। घबराओ मत, एक एक करके आओ। तुम सब मेरे अनुभव पैक हो। सिर्फ एक विचार से मैंने सिस्टम स्पेस से संशोधित सेमी ऑटोमेटिक राइफल निकाल ली। निशाना गड्ढे के किनारे खड़े जॉम्बी कुत्तों पर साधा। अगले 5 मिनट तक मैं गड्ढे के नीचे खड़ा होकर ऐसे गोली चलाता रहा, मानो निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा हूँ। हर गोली सीधे जॉम्बी कुत्तों के सिर में लगी। लड़ाई खत्म हुई। मैं गड्ढे से बाहर निकला। सभी जॉम्बी कुत्तों के शवों की तलाशी ली। किस्मत अच्छी थी। 7 कुत्तों
दोनों ने मिलकर मुझे कुल 3 क्रिस्टल दिए। सिस्टम का अनुभव बार अब 85% तक पहुंच चुका था। मैंने तीनों क्रिस्टल सिस्टम स्पेस में रख दिए, फिर चौकीदार के कमरे की ओर बढ़ा। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अस्त व्यस्त पैरों के निशान थे और दीवार पर नाखूनों से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, जिंग बुफान, इंतजार करना। मैंने उपहास से हंसते हुए कहा, जिंदगी अभी भी काफी मजबूत है। मुझे इन दोनों निकम्मों से जरा भी डर नहीं था। वे इस प्रलय में कोई लहर नहीं उठा सकते थे। इस दुनिया में जिंदा रहना अक्सर मरने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, खासकर उन 2 लोगों के लिए जिनकी महत्वाकांक्षा आसमान से ऊंची थी, लेकिन जिनकी किस्मत कागज से भी पतली थी। अगर वे सरकारी शरण स्थल पहुंच ही गए हैं तो वहां का आशीर्वाद अच्छी तरह भोगें, वहीं असली नरक है। मैं मुड़ा और मेरा शरीर जल्दी ही बर्फीले तूफान में गायब हो गया। आज बाहर निकलने से मैंने सिर्फ अपनी लड़ने की क्षमता ही नहीं परखी, बल्कि एक बात और पूरी तरह समझ ली। इस दुनिया में जहां सारे नियम टूट चुके हैं, अगर तुम पर्याप्त निर्दयी हो और पर्याप्त तैयार हो तो यह पूरी दुनिया तुम्हारा शिकारगाह बन जाती है। और मेरा अगला लक्ष्य था शहर का प्रथम जन अस्पताल। वहाँ सिर्फ बड़ी संख्या में जॉम्बी ही नहीं थे, बल्कि वह एंटीवायरस सीरम भी था जिसकी मुझे तुरंत जरूरत थी। हालांकि वह अत्यधिक ठंड वाले वायरस का इलाज नहीं कर सकता था, लेकिन साधारण फ्लू और संक्रमण का इलाज कर सकता था। प्रलय के शुरुआती दौर में वह किसी खजाने से कम नहीं था। उधर पूर्वी शहर खेल केंद्र, सरकारी शरण स्थल नंबर 7। यह जगह पूरी तरह अराजकता में डूबी हुई थी। हजारों जीवित बचे लोग प्रवेश द्वार पर इकट्ठा थे। रोने की आवाजें, गालियां, मदद की पुकार, सब मिलकर एक भयावह शोर बना रहे थे। बंदूकें और गोलियां लिए सैनिक बेहद तनाव में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाजें चिल्लाते चिल्लाते बैठ चुकी थीं। घबराओ मत, लाइन में लगो, पहले शरीर का तापमान जांचा जाएगा। जिसके शरीर पर घाव है उसे तुरंत अलग करो, एक एक करके अंदर आओ। जगह सीमित है, हर व्यक्ति को रोज सिर्फ निर्धारित मात्रा में राशन मिलेगा। जिंगचिंग और चेन शू भी भीड़ में खड़े थे। दोनों बेहद बदहाल दिख रहे थे। उनके कपड़ों पर खून और कीचड़ लगा हुआ था। पहले वाली चमक अब बिल्कुल गायब थी। रुको, क्या कर रहे हो? एक सैनिक ने दोनों को रोका जो लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी नजर बेहद सख्त थी। जिंगचिंग को लगा मानो उसे आखिरी सहारा मिल गया हो। वह पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए चिल्लाई, मैं जागृत हूँ, मेरे पास विशेष शक्ति है, मैं अलग हूँ, मुझे अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे अधिकारी से मिलना चाहती हूँ। जागृत? सैनिक कुछ पल के लिए चौंक गया। ऊपर से सचमुच आदेश आया था कि विशेष क्षमताओं वाले लोगों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन इन कुछ दिनों में बहुत सारे लोग खुद को जागृत बताकर झूठ बोल चुके थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, साबित करो। जिंगचिंग ने गहरी सांस ली। शारीरिक थकावट और भूख से चक्कर आने के बावजूद उसने सड़क किनारे रखे भारी पत्थर के अवरोध की ओर हाथ बढ़ाया, फिर गरज कर बोली, गायब हो जाओ। लाल रोशनी चमकी। सैकड़ों किलो वजनी वह पत्थर एक पल में हवा में गायब हो गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। आसपास की पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। सैनिक की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत वायरलेस उठाया। रिपोर्ट, प्रवेश द्वार पर एक क्लियरिंग प्रकार का जागृत व्यक्ति मिला है, आगे के निर्देश दें। 5 मिनट बाद अधिकारी ऊपर से नीचे तक जिंगचिंग को देख रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेज पर थपथपा रही थीं। तो तुम कहती हो कि तुम्हारी शक्ति चीजों को मिटा सकती है? कितनी बड़ी चीज? क्या जिंदा इंसान को भी मिटा सकती हो? जब तक वह मेरी क्षमता की सीमा के भीतर हो, सब कुछ मिटा सकती हूँ, जिंदा इंसान भी। अभी आते समय मैंने एक छिपे हुए जॉम्बी कुत्ते को भी मार डाला। अधिकारी, मैं युद्ध के लिए उपयुक्त प्रतिभा हूँ, मुझे अलग कमरा चाहिए और मुझे मांस खाना है। युद्ध की प्रतिभा? अधिकारी हल्का सा हंसा। छोटी लड़की, एक कुत्ता मारकर तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो गई हो? उसने खिड़की के बाहर इशारा किया। दूर तक फैली अनगिनत जॉम्बियों की भीड़ देखकर किसी का भी सिर सुन्न हो जाता। अब बाहर हजारों नहीं लाखों जॉम्बी हैं। तुम्हारी वह क्षमता जो एक बार में सिर्फ एक चीज मिटा सकती है और कुछ बार इस्तेमाल करते ही तुम्हें निढाल कर देती है, वह युद्ध में किसी काम की नहीं। जो काम एक स्नाइपर एक गोली से कर सकता है, उसके लिए मैं तुम्हें मरने क्यों भेजूं? जिंगचिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसका सारा घमंड गायब हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस सिस्टम पर उसे इतना गर्व था, वह दूसरों की नजर में इतना बेकार था। लेकिन अधिकारी ने अचानक बात बदली। उसकी नजर बाहर बर्फ से ढके रनवे पर पड़ी। तुम्हारी क्षमता लड़ाई में काम की नहीं, लेकिन दूसरे काम के लिए बिल्कुल सही है। भारी बर्फबारी के कारण सामग्री लाने वाले ट्रक अंदर नहीं आ पा रहे। हवाई पट्टी भी पूरी तरह बर्फ से ढक गई है। हमें एक जीवन मार्ग साफ करना है। तुम्हारी क्षमता बर्फ हटाने के लिए बिल्कुल चमत्कार है। जिंगचिंग का चेहरा पल भर में बदल गया। वह तो सोच रही थी कि उसे युद्ध की रानी बना दिया जाएगा, लेकिन वे लोग उससे सफाई कर्मचारी का काम करवाना चाहते थे। मैं यह काम नहीं करूंगी, मैं जागृत हूँ। तुम लोग मेरा ऐसा अपमान कैसे कर सकते हो? नहीं करोगी? यहाँ जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, चाहे जागृत हो या नहीं। राशन काम के अनुसार मिलेगा। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, फिर बाहर बर्फ में लौट जाओ, वहीं जाकर जमकर मर जाना। उसने हाथ हिलाया। बगल में 2 सैनिक तुरंत एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने अपनी बंदूकों की नाल हल्के से उठाकर जिंगचिंग की ओर तान दी। चेन शू के डर से पैर कांपने लगे। उसने जल्दी से जिंगचिंग की बाह पकड़ ली और बार बार उसे आंखों से इशारा करने लगा, कृपया आवेग में मत आओ, पहले यहीं रुकते हैं, पहले किसी तरह जिंदा तो बच जाए। जिंगचिंग ने उन बंदूकों की काली नालों को देखा, फिर बाहर की नर्क जैसी ठंड और डरावने
जॉम्बियों को याद किया, उसके दिल का सारा घमंड एक ही पल में चूर चूर हो गया। उसने दांत भींच लिए, अपमान सहते हुए सिर झुका दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आधे घंटे बाद जिंगचिंग को विशेष सफाई दल में शामिल कर लिया गया। उसका नंबर था U28। उसका काम बहुत सरल था, इंजीनियरिंग वाहन के आगे खड़े होकर अपने सामने लगभग 1 मीटर तक जमी बर्फ और मलबे पर लगातार अपनी क्षमता का उपयोग करना, सामने बनी बर्फ की दीवार को साफ करना। वह जितनी दूर तक बर्फ हटाती, वाहनों का काफिला उतनी ही दूरी आगे बढ़ता। हर बार क्षमता का इस्तेमाल करने पर उसे ऐसा महसूस होता मानो उसके शरीर की सारी ताकत खींच ली गई हो। उसका सिर चकराने लगता, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता, लेकिन पीछे खड़ा निगरानी अधिकारी उसे एक पल भी आराम नहीं करने देता था। जल्दी करो, इतनी सुस्ती क्यों कर रही हो? पीछे पूरा काफिला इंतजार कर रहा है। निगरानी अधिकारी हाथ में लाउड स्पीकर लेकर जोर जोर से चिल्लाता। जिंगचिंग जरा सी भी धीमी पड़ती तो उसे सिर से पांव तक भला बुरा सुनना पड़ता। और चेन शू, क्योंकि उसके पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी, उसे सबसे निचले स्तर के ढुलाई दल में भेज दिया गया। उसका काम था उन लोगों को उठाकर श्मशान के गड्ढे तक ले जाना जो ठंड से जम चुके थे या ज़ॉम्बियों के काटने का शिकार हुए थे। वहाँ की बदबू इतनी भयानक थी कि किसी का भी दम घुट जाए और हर समय संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता था। लेकिन जिंदा रहने के लिए और उस आधी फफूंद लगी रोटी का हिस्सा पाने के लिए उसे यह सब सहना ही पड़ा। गहरी रात, दोनों स्पोर्ट्स स्टेडियम के स्टैंड के नीचे बने सामूहिक सोने के स्थान पर ढहकर लेट गए। यहाँ सैकड़ों लोग ठूंसे हुए थे। पसीने की बदबू, पैरों की बदबू, हर तरह की दुर्गंध आपस में मिलकर ऐसी गंध बना रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जिंगचिंग ने अपने लाल, सूजे और नीले पड़े दोनों हाथों को देखा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका दिल असंतोष और नफरत से भरा हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे पास तो सिस्टम था, मैं तो पुनर्जन्म लेकर आई थी, फिर मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई? उसे मेरी याद आई। उसे वह गर्म और सुरक्षित आश्रय याद आया। उसे याद आया मैं आराम से हॉटपॉट खा रहा था और रेड वाइन पी रहा था। तुम अभी बहुत खुश होगे, बस इंतजार करो। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचूंगी, तुमने जो कुछ भी निगला है सब उगलवाऊंगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी समय शहर के प्रथम जन अस्पताल के सामने वाले चौक में जमे हुए ज़ॉम्बियों की भीड़ भरी हुई थी। ये ज़ॉम्बी वास्तव में मरे नहीं थे। जैसे ही उन्हें किसी जीवित इंसान की गर्मी महसूस होती, वे तुरंत जाग जाते और पागलों की तरह हमला कर देते। सिस्टम एलीट फील्ड चालू करो। मैंने थोड़ी सी ऊर्जा खर्च करके अपने शरीर के चारों ओर ध्वनि रोधी परत बना ली ताकि कोई आवाज न निकले और ज़ॉम्बियों का ध्यान मेरी ओर न जाए। मैंने ग्रैपलिंग हुक की मदद से सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की तक चढ़ाई कर ली। तीसरी मंजिल पर दवा भंडार था। यहाँ ज़ॉम्बियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए सफाई करना आसान था। कुछ भटकती हुई नर्स ज़ॉम्बियों को खत्म करने के बाद मैं दवा की अलमारियों के सामने पहुंचा। मैंने हथेली हल्के से दवाइयों की कतारों पर फेरी। अगले ही पल सारी दवाइयां गायब हो गईं। वे सब सिस्टम स्पेस में जमा हो गईं। जब मैं आधा गोदाम साफ कर चुका था, तभी नीचे से अचानक तेज गोलियों की आवाज गूंज उठी। पूरे अस्पताल की खामोशी टूट गई। मैं खिड़की तक गया और नीचे देखा। 2 संशोधित बख्तरबंद गाड़ियां अस्पताल का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। 7-8 पूरी तरह हथियारबंद बदमाश मशीन गनों से ज़ॉम्बियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। गाड़ियों पर काले शार्क का निशान बना था, ब्लैक शार्क गैंग। फिर वही लोग, लगता है उन्हें भी दवाइयों की अहमियत समझ में आ गई थी, इसलिए रात के अंधेरे में लूटने चले आए। दुश्मन फिर सामने आ गए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। मैं तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि आराम से खिड़की के पास टिककर नीचे का तमाशा देखने लगा। ब्लैक शार्क गैंग की मारक क्षमता बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने जल्दी ही रास्ता साफ कर लिया और सीधे मुख्य हॉल की लिफ्ट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन गोलियों की आवाज बहुत ज्यादा थी। उसने सिर्फ अस्पताल के सामने वाले ज़ॉम्बियों को ही नहीं, बल्कि आसपास की कई गलियों के ज़ॉम्बियों को भी आकर्षित कर लिया। चारों ओर से अनगिनत ज़ॉम्बी अस्पताल की ओर आने लगे। ठीक उसी समय जब ब्लैक शार्क गैंग के लोग मुख्य हॉल में घुसे, अचानक जमीन फट गई। 3 मीटर से भी ऊंचा, मांसपेशियों से भरा एक विशाल ज़ॉम्बी जमीन के नीचे से जोरदार धमाके के साथ बाहर निकला। उसने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। दूसरे स्तर का म्यूटेंट, ब्रूट, शक्ति प्रकार। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रलय के पहले ही दिन दूसरे स्तर का म्यूटेंट दिखाई देगा। पिछली जिंदगी की तुलना में पूरा 1 हफ्ता पहले। ये कैसा राक्षस है? ब्लैक शार्क गैंग के लोग घबरा गए। कई AK राइफलें एक साथ चलने लगी, लेकिन गोलियां ब्रूट के शरीर पर सिर्फ हल्का सा खून निकाल सकी। वे उसकी कठोर चमड़ी को भेद भी नहीं सकी। ब्रूट ने जोर से दहाड़ लगाई। उसने पास पड़ी एक टूटी हुई अस्पताल की स्ट्रेचर उठाई और फ्रिस्बी की तरह घुमाकर जोर से फेंक दी। ब्लैक शार्क गैंग के 2 लोग बच नहीं पाए। वे सीधे मांस के लोथड़ों में बदल गए। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। शानदार मौका। मेरी आंखें चमक उठी। उस ब्रूट का दूसरे स्तर का क्रिस्टल मुझे सीधे अगले स्तर तक पहुंचा सकता था और बहुत संभव था कि उससे मुझे नई क्षमता भी मिल जाए। यह तो मानो खुद चलकर आया हुआ खजाना था। मैंने धैर्य से इंतजार किया। ब्लैक शार्क गैंग ब्रूट की ताकत धीरे धीरे खत्म करता रहा और मैं आखिर में सारा लाभ उठाने वाला था। 5 मिनट बाद पूरा मुख्य हॉल शांत हो चुका था। ब्लैक शार्क गैंग के 7 सदस्य ब्रूट का भोजन बन चुके थे और वह ब्रूट भी बुरी तरह घायल था। वह जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसके शरीर से लगातार काला खून बह रहा था। यही सही समय है। मैं तीसरी
तीसरी मंजिल से चील की तरह नीचे कूद पड़ा। हवा में ही मैंने सिस्टम स्पेस से TNT विस्फोटक निकाला, तेजी से उसका फ्यूज जलाया और ब्रूट की ओर चिल्लाया, तेरे लिए एक बड़ा तोहफा। मैंने मन ही मन आदेश दिया। मेरे हाथ का क्रिस्टल तुरंत गर्म ऊर्जा की धारा में बदल गया। वह मेरी हथेली में समा गया और खून के साथ पूरे शरीर में फैल गया। मुझे महसूस हुआ मेरी हर हड्डी चटकने लगी, मेरी मांसपेशियां तेजी से फैलने लगी, शक्ति पूरे शरीर में बेकाबू होकर दौड़ने लगी। मैंने मन ही मन आदेश दिया। मेरे हाथ का क्रिस्टल फिर से गर्म ऊर्जा बनकर पूरे शरीर में फैल गया। मेरी हड्डियां लगातार चटक रही थीं, मांसपेशियां पागलों की तरह फैल रही थीं। असीम शक्ति का एहसास पूरे शरीर को भर चुका था। सिस्टम अपग्रेड सफल। वर्तमान स्तर LV2, नई क्षमता अनलॉक, स्पेस रिफ्ट। मानसिक शक्ति खर्च करके वास्तविक स्थान में 1 मीटर लंबी स्थानिक दरार बनाई जा सकती है। यह किसी भी भौतिक रक्षा की अनदेखी करके हर वस्तु को काट सकती है। रक्षा की पूर्ण उपेक्षा। मैंने अपनी हथेली की ओर देखा। मेरे दिल में अपार खुशी भर गई। सिर्फ एक विचार से मेरी उंगलियों के बीच स्याही जैसी काली एक पतली रेखा उभर आई। उससे ठंडी और भयावह आभा निकल रही थी। मैंने पास खड़ी बख्तरबंद गाड़ी के मोटे कवच पर हल्का सा हाथ फेर दिया। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन इस्पात जैसा कठोर कवच टोफू की तरह सीधा कट गया। उस पर एक बिल्कुल चिकनी दरार बन गई। यह शक्ति हद से ज्यादा भयानक थी। मैंने संतोष से अपनी क्षमता वापस समेट ली। फिर उन 2 बख्तरबंद गाड़ियों की ओर देखा जिनके इंजन अभी भी चालू थे। उनमें ब्लैक शार्क गैंग द्वारा पिछले कुछ दिनों में लूटा गया सारा सामान भरा था। खाना, पानी, पेट्रोल, हथियार, हर तरह का सामान। धन्यवाद भाइयों, अब ये सब मैं रख लेता हूँ। मैंने जमीन पर पड़ी लाशों की ओर हाथ हिलाया। गाड़ियां और उनका सारा सामान एक ही पल में सिस्टम स्पेस में समा गया। इस अस्पताल की यात्रा से मुझे न सिर्फ भारी मात्रा में दवाइयां मिली, बल्कि मैं सफलतापूर्वक अगले स्तर पर भी पहुंच गया। निराशा की दुर्गंध और मृत्यु का स्वाद इतना घुटन भरा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जो स्टेडियम कभी 50,000 लोगों को समा सकता था, अब उसमें 30,000 से भी कम लोग बचे थे। व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी। मानव स्वभाव की क्रूरता यहाँ पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। जैसे ही जनरेटर पूरी तरह बंद हुआ, सभ्यता की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। पूरा शरण स्थल अंधेरे में डूब गया। खाना खत्म हो गया। गोदाम खोलो, हमें अंदर बंद मत रखो। अंदर जहर मिला हुआ खाना खा रहे हैं और हमें चमड़ा चबाने पर मजबूर कर रहे हैं। यह नाइंसाफी है। बिना किसी चेतावनी के दंगा भड़क उठा। हजारों लाल आंखों वाले जीवित बचे लोग सैनिकों की रक्षा पंक्ति तोड़कर बाढ़ की तरह मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र की ओर उमड़ पड़े। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और दहाड़े एक साथ मिल गई। ठंडी जमीन खून से लाल हो गई। जिंगचिंग स्टेडियम के कोने में दुबका बैठा था। उसके हाथ में वह बर्फ हटाने वाला फावड़ा था जिसकी धार कब की मुड़ चुकी थी। इस एक हफ्ते में उसने जीते जी नरक भोग लिया था। पहले मुलायम और गोरे हाथ अब छालों, घावों और खून से भर चुके थे। जिस तथाकथित क्लियरिंग सिस्टम पर उसे इतना गर्व था, उसने उसे प्रलय की रानी नहीं बनाया, बल्कि एक बेहद कठिन मेहनत करने वाला मजदूर बना दिया। हर दिन बिना रुके बर्फ साफ करनी पड़ती थी। जरा सी गलती होने पर बुरी तरह पीटा जाता था। भागो, यह जगह खत्म हो गई। सुना है बाहर राक्षसों का झुंड रक्षा रेखा तोड़ चुका है। यह जगह अब मौत का मैदान बनने वाली है। बाहर -60 डिग्री है। बाहर निकले तो मरेंगे, यहीं रहे तो भी बर्फ में जमकर मरेंगे। पश्चिमी उपनगर चलो, अपने भाई के पास चलो। चेन शू ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया, जोर से झकझोरते हुए बोला। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। अब मुझे समझ आ गया है। पहले हम दोनों अकेले गए थे, इसलिए काम नहीं बना। लेकिन अगर इन हजारों लोगों को साथ ले जाएं तो तेरे भाई का किला कितना भी मजबूत हो, क्या वह हजारों पागल लोगों को रोक पाएगा? और सुपरवाइजर वांग के पास बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियार भी हैं। अगर हम उसे मना लें तो तेरे भाई का किला जरूर जीत लेंगे। जिंगचिंग स्तब्ध रह गया। चेन शू की बातें किसी शैतान की फुसफुसाहट की तरह उसके कानों में गूंजती रहीं। हाँ, आखिर क्यों? जब वह नरक में तड़प रहा है तो जिंग बुफान स्वर्ग में आराम करे। क्यों? जिंग बुफान के पास खाना है, पानी है, गर्म सुरक्षित आश्रय है, और उसे यहाँ भूखा रहकर अपमान सहना पड़ रहा है। तुम्हें पता है, चेन शू ने और भी धीमी आवाज में कहा, सुपरवाइजर वांग के पास अभी भी कई बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियार हैं। अगर तुम उसे बता दो कि पश्चिमी उपनगर में एक भूमिगत किला है जहाँ दसियों हजार टन सामान भरा है, जहाँ हीटिंग है और पूरी तरह सुरक्षित रक्षा व्यवस्था है, तो तुम्हें क्या लगता है वह क्या करेगा? वह जरूर लोगों को लेकर हमला करेगा और तब हम मौके का फायदा उठाकर जिंग बुफान की हर चीज छीन लेंगे। जिंगचिंग की आंखें बदल गईं। निराशा धीरे धीरे नफरत में बदली और फिर पागलपन भरे दृढ़ संकल्प में बदल गई। उसने दांत भींच लिए। नाखून उसकी हथेली में धंस गए। खून बहने लगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। जिंग बुफान, तूने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, तो अब मैं पूरे नरक को तेरे दरवाजे तक ले आऊंगा। मरना है तो सब साथ मरेंगे। मुख्य कार्यालय के अंदर जल्दी ये सारे गोपनीय दस्तावेज जला दो। एक भी कागज नहीं बचना चाहिए। जल्दी करो। जी सुपरवाइजर वांग, धत्तेरे की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। रुको, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ सामान है, जहाँ जिंदा बचा जा सकता है, जहाँ दसियों हजार टन सामान है, जनरेटर है और पूरी तरह सुरक्षित रक्षा व्यवस्था है। सुपरवाइजर वांग तुरंत मुड़ा। उसने जिंगचिंग को घूर कर देखा। उसकी आंखों में शक था। क्या कहा तुमने? अगर झूठ बोल रहे हो तो अभी गोली मार दूंगा। मैं
मैं झूठ नहीं बोल रहा, जिंगाचिंग जल्दी जल्दी बोला। वह मेरे बड़े भाई की जगह है। वह स्टोरेज सिस्टम वाला जागृत व्यक्ति है। प्रलय आने से पहले उसने पूरे शहर के कोल्ड स्टोरेज खाली कर दिए थे। वह पश्चिमी उपनगर के छोड़े हुए कारखाने में है। बस वहाँ कब्जा कर लीजिए, सब लोग बच जाएंगे और आप भी अपने अधिकारी बने रहेंगे। सुपरवाइजर वांग की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में मौत से बच निकलने की लालच साफ दिखाई दे रही थी। दसियों हजार टन सामान, पूरी तरह सुरक्षित रक्षा, उसे इस समय ठीक यही चाहिए था। अच्छा, बहुत अच्छा, सुपरवाइजर वांग तुरंत चिल्लाया। आदेश जारी करो, जो भी जिंदा रहना चाहता है सब मेरे साथ चलो। मंजिल पश्चिमी उपनगर का विमान कारखाना, जो वहाँ कब्जा करेगा अंदर का सारा सामान उसी का होगा। यह खबर वायरस की तरह पूरे शरण स्थल में फैल गई। पश्चिमी उपनगर में अनाज का भंडार है। एक स्वार्थी अमीर लड़के ने दसियों हजार टन सामान जमा कर रखा है। चलो उसकी सारी चीजें लूट लेते हैं। जो लोग अभी तक आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, उन्हें अचानक एक साझा लक्ष्य मिल गया। सबकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने जो भी हथियार हाथ लगा उठा लिया और सुपरवाइजर वांग के पीछे पीछे पश्चिमी उपनगर की ओर चल पड़े। जिंगचिंग सबसे आगे चल रही बख्तरबंद गाड़ी में बैठा था। उसके हाथ में सुपरवाइजर वांग द्वारा दी गई एक कंप्रेस्ड बिस्कुट की टिकिया थी। उसके होंठों पर क्रूर मुस्कान थी। उसने बाहर उमड़ती भीड़ की ओर देखा। उसका दिल बदले की खुशी से भर गया। जिंग बुफान, इस बार मैं तेरे लिए हजारों सैनिक लेकर आया हूँ। और उस विशाल दल के सबसे पीछे जिंदा इंसानों की गंध सूंघ कर आए ज़ॉम्बियों का झुंड चुपचाप उनके पीछे लग चुका था। बर्फीले तूफान के बीच उनकी हरी चमकती आंखें टिमटिमा रही थी। मौत धीरे धीरे अपना जाल समेट रही थी। पश्चिमी उपनगर, मेरे स्टील के किले के अंदर अलार्म नहीं बजा। उसकी जगह एक जोशीली सिम्फनी बज रही थी। मैं काले सांभरे कोट में दूसरी मंजिल की बुलेट प्रूफ कांच की खिड़की के सामने खड़ा था। हाथ में रेड वाइन का गिलास था। मैं दूर बर्फ में धीरे धीरे बढ़ती लंबी कतार को देख रहा था। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। आखिरकार आ ही गए। निगरानी स्क्रीन पर अनगिनत लाल बिंदु लगातार पास आ रहे थे। सिस्टम स्क्रीन पर चेतावनी उभरी। बड़े पैमाने पर शत्रु लक्ष्य पास आ रहे हैं। दुश्मन की तैनाती, बख्तरबंद गाड़ियां X5, भारी मशीन गन X3, RPG रॉकेट लॉन्चर X2, जागृत व्यक्ति X12, 3000 से अधिक हथियारबंद दंगाई। पीछे से आने वाले लक्ष्य, प्रथम स्तर जॉम्बी X5000, द्वितीय स्तर म्यूटेंट X3। सच में मेरी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। मैंने धीरे से रेड वाइन की एक चुस्की ली। चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि हल्का सा उत्साह था। इन 10 से अधिक दिनों में सुरक्षित आश्रय में मेरा एकमात्र काम था सामान जमा करना। इतना खाली बैठा था कि शरीर पर काई उगने वाली थी। ऐसा रोमांच जहां मौत की धार पर नाचना पड़े, यही तो प्रलय का सबसे बड़ा आनंद है। काफिला कारखाने से 500 मीटर दूर रुक गया। लाउडस्पीकर से सुपरवाइजर वांग की घमंडी आवाज गूंजी। अगर तुम सहयोग करोगे तो हम तुम्हें विशेष सलाहकार का पद देंगे। तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। विशेष सलाहकार? मैंने माइक्रोफोन की ओर देखकर हल्की हंसी उड़ाई। मेरी आवाज में उपहास बिल्कुल नहीं छिपा। सुपरवाइजर वांग, अगर मुझे सही याद है, पिछली जिंदगी में तुम्हारा सबसे पसंदीदा काम था जागृत लोगों को पकड़कर उन पर प्रयोग करना। क्या इस बार तुम मेरे स्टोरेज सिस्टम पर शोध करना चाहते हो? सुपरवाइजर वांग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे उसका अतीत पता होगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। शराब का जाम नहीं पीता तो सजा का प्याला पियो। वांग गुस्से से गरजा। जिंगाचिंग, तुमने नहीं कहा था कि तुम दरवाजा तोड़ सकती हो? जाओ जरा सबको दिखाओ रिश्तों की ताकत कैसी होती है। जिंगाचिंग को आगे धकेल दिया गया। वह बख्तरबंद गाड़ी की छत पर चढ़ी। लाउडस्पीकर उठाकर कारखाने के विशाल दरवाजे की ओर चिल्लाई। उसकी आवाज बेहद तीखी थी। जिंग बुफान, तुम पूरी तरह घिर चुके हो। जरा इन लोगों को देखो। क्या तुम्हारा जमीर नहीं दुखता? तुम अकेले इतने सारे सामान पर कब्जा किए बैठे हो। अब भी दरवाजा खोल दो, तब भी सब लोग तुम्हारा एहसान मानेंगे, वरना जब हम अंदर घुसेंगे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। टुकड़े टुकड़े? मैंने सिर हिलाया। मेरी उंगली धीरे से कंट्रोल पैनल के लाल बटन पर जा टिकी। मेरे होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। मेरी प्यारी बहन, तुम अभी भी उतनी ही भोली हो। तुम्हें लगता है इतने लोगों को साथ लाकर तुम मुझे धमका रही हो? नहीं, तुम तो मेरे लिए अनुभव EXP का पैकेज लेकर आई हो, और साथ में ढेर सारी सप्लाई भी। फायर! सुपरवाइजर वांग का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। उसके आदेश के साथ ही एक RPG रॉकेट दहाड़ता हुआ कारखाने के मुख्य द्वार की ओर उड़ गया। उसमें विनाश की गंध भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही रॉकेट दरवाजे से टकराने वाला था, एक अदृश्य ऊर्जा ढाल अचानक चमक उठी। रॉकेट ऐसा लगा मानो किसी शीशे से टकरा गया हो। वह अजीब ढंग से पलटा और सीधे बगल में खड़े एक ट्रक से जा टकराया। धड़ाम! दंगाइयों से भरा वह ट्रक पल भर में कबाड़ बन गया। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। चारों ओर दर्दनाक चीखें गूंज उठी। क्या? सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अदृश्य ढाल रॉकेट को भी पलटा सकती थी। जवाबी हमला! गोली चलाओ! सुपरवाइजर वांग पागलों की तरह चिल्लाया। अनगिनत गोलियां मूसलाधार बारिश की तरह स्टील के किले की दीवारों पर बरसने लगीं। लेकिन वे सिर्फ कुछ चिंगारियां ही निकाल सकी। दीवार की सतह तक मुश्किल से खरोंच पड़ी। उस दीवार की मजबूती सबकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। मैंने उंगलियां चटकाई। शांत स्वर में बोला, अब मेरी बारी है। इसके बाद मैंने लाल बटन दबा दिया। सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी। रक्षा प्रणाली क्रमांक 2, बारूदी सुरंग क्षेत्र सक्रिय। सबसे आगे दौड़ रहे दंगाइयों के
पैरों के नीचे की बर्फ अचानक ढस गई। सैकड़ों बारूदी सुरंगें एक साथ फट पड़ी। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। धमाकों से धरती कांप उठी। बर्फ का मैदान पल भर में उखड़ गया। सैकड़ों दंगाई विस्फोट में चिथड़े चिथड़े होकर उड़ गए। कई तो सीधे राख बन गए। पीछे हटो, भीड़ घबराकर पीछे भागी, लेकिन पीछे वाले लोग अब भी आगे धक्का दे रहे थे। पूरा मैदान अफरा तफरी में बदल गया। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, कुचलने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। उसी समय पीछे बर्फीले मैदान से अचानक चीख सुनाई दी, बचाओ, पीछे ज़ॉम्बी हैं। भीड़ पूरी तरह टूट गई। आगे बारूदी सुरंगें, पीछे ज़ॉम्बियों की सेना। हर कोई निराशा में डूब गया। जल्दी अपनी शक्ति इस्तेमाल करो, आगे की सुरंगें साफ करो। जिंगचिंग कांपते हुए आगे बढ़ी। वह लगातार सामने की जमीन पर अपनी क्लियर क्षमता चलाने लगी, लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता था कि उसकी नाक से तेजी से खून बहने लगा। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वह बख्तरबंद गाड़ी की छत पर गिर पड़ी। अब उसमें हाथ उठाने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। बेकार। सुपरवाइजर वांग ने उसे लात मारकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया, फिर खुद बख्तरबंद गाड़ी में कूद गया। वह तुरंत भागना चाहता था। उसे समझ आ चुका था कि यह हमला पूरी तरह असफल हो चुका है। अगर अभी नहीं भागा तो यही मारा जाएगा। लेकिन मैं उसे कैसे जाने देता? इतनी दूर आए हो, कुछ छोड़कर तो जाओ। मैं मंच पर खड़ा हुआ, दाहिना हाथ उठाया और मुड़ती हुई बख्तरबंद गाड़ी की ओर हवा में मुट्ठी भींच दी। स्पेस ब्लेड। आकाश में नंगी आंखों से दिखाई देने वाली एक काली दरार उभरी। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन 10 टन वजन वाली बख्तरबंद गाड़ी उसके भीतर बैठे सुपरवाइजर वांग समेत बीच से 2 हिस्सों में कट गई। दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। पूरा मैदान सन्न रह गया। उस एक वार की शक्ति ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। सब लोग वहीं खड़े रह गए। न कोई भागा, न किसी ने विरोध किया। ये कैसी ताकत है? यह तो किसी देवता की शक्ति जैसी है। चेन शिव लाशों के ढेर में छिपा हुआ था। उसने ऊपर खड़े उस आदमी को देखा जो किसी देवता की तरह सबको देख रहा था। डर के मारे उसकी पैंट तक भीग गई। उसके दिल में केवल भय बचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंग बुफान इतना शक्तिशाली बन जाएगा। पूरी लड़ाई पूरे 3 घंटे चली। कुछ लोग जो अफरा तफरी में बर्फ के मैदान में भाग निकले, उन्हें छोड़कर 3000 से ज्यादा लोगों की पूरी सेना लगभग समाप्त हो गई। गर्म खून ने बर्फ को पिघला दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद कड़ाके की ठंड ने उसे फिर जमा दिया और वहां मोटी लाल बर्फ की परत बन गई। पूरा इलाका एक विशाल खुले श्मशान जैसा दिखाई देने लगा। पीछे आने वाले ज़ॉम्बियों के झुंड को भी मैंने भारी मशीन गनों और विस्फोटकों से लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। बर्फीला तूफान थम चुका था। आसमान में फीका सफेद चांद लटक रहा था। उसकी ठंडी चांदनी इस नरक जैसे दृश्य को और भी भयावह बना रही थी। मुख्य द्वार के सामने अब केवल 2 जीवित इंसान बचे थे, जिंगाचिंग और चेन शिव। उनकी किस्मत अच्छी थी। शुरुआत में उन्हें गाड़ी से लात मारकर नीचे फेंक दिया गया था। बाद में वे बख्तरबंद गाड़ी के मलबे के नीचे मरे होने का नाटक करते रहे, इसीलिए किसी तरह बच गए। स्टील का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला। उससे भारी धातु की आवाज गूंज उठी। मैं हाथ में खून से सना सामरिक चाकू लिए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। बर्फ पर पड़ते मेरे कदमों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। हर कदम उनके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। भैया, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। जिंगाचिंग घुटनों के बल गिर गई। उसका चेहरा खून और कीचड़ से सना हुआ था। वह कुत्ते की तरह रेंगते हुए मेरी ओर आई। लगातार सिर पटकने लगी। मुझे मजबूर किया गया था। सुपरवाइजर वांग ने मुझे मजबूर किया। आप तो जानते हैं मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं उसका विरोध नहीं कर सकती थी। भैया, पुराने रिश्ते का ही ख्याल कर लीजिए। मुझे एक पाद की तरह छोड़ दीजिए। आगे से मैं आपकी गाय घोड़ी बनकर रहूंगी। आग हो या पहाड़, जहाँ कहेंगे चली जाऊंगी। मैं दोनों से लगभग 2 मीटर दूर रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि सिस्टम स्पेस से एक मेज और 2 कुर्सियां निकाली। फिर एक छोटा लाल मिट्टी का हॉटपॉट चूल्हा निकाला। आग जलाई, बर्तन रखा, पानी डाला, मसाले डाले। कुछ ही देर में मसालेदार हॉटपॉट की सुगंध फिर से हवा में फैल गई। इस जमी हुई बर्फीली धरती पर वह खुशबू और भी लुभावनी लग रही थी। फिर मैंने पतले कटे हुए मेमने के मांस की एक प्लेट निकाली। धीरे धीरे उसे उबलते शोरबे में पकाने लगा। मैं पूरी तरह आराम से बैठा था। खाना चाहते हो? मैंने पका हुआ एक टुकड़ा उठाया, हल्का सा फूंक मारी और दोनों की आंखों में झांकते हुए पूछा। उनकी आंखों में भूख, डर और लालसा साफ दिखाई दे रही थी। हाँ हाँ। जिंगचिंग और चेन शिव दोनों के गले बार बार सूख कर हिल रहे थे। उनके पेट लगातार गुड़गुड़ा रहे थे। आंखों में केवल विनती थी। एक और मुझसे मांगो, मैंने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा। मुझे बस एक और दे दीजिए, मैं भूख से मर जाऊंगा। यह दृश्य मेरे लिए बहुत परिचित था। मैंने मांस का टुकड़ा अपने मुंह में रखा, धीरे धीरे चबाने लगा। स्वाद अब भी उतना ही लाजवाब था। पिछले जन्म में मैं भी इन्हीं की तरह उनसे भीख मांग रहा था। उस ठंडे सुरक्षित आश्रय के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैंने उनसे सिर्फ एक घूंट पानी मांगा था, यहाँ तक कि एक बासी बिस्कुट का टुकड़ा भी, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? मैंने चॉपस्टिक नीचे रख दी। मेरी आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मैंने जिंगचिंग को घूरते हुए कहा, तुम लोगों ने कहा था संसाधन सिर्फ काम के लोगों के लिए होते हैं। बेकार लोग हवा बर्बाद करने के भी लायक नहीं होते। जिंगाचिंग का पूरा शरीर कांप उठा। वह कुछ नहीं बोली। उसने सिर और भी नीचे झुका लिया। अब मैं वही बात तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। मैं खड़ा हो गया। मेरे हाथ का सामरिक चाकू चांदनी
चांदनी में ठंडी चमक बिखेर रहा था। चेन शिव, मैंने उसका नाम पुकारा। चेन शिव को लगा शायद उसके बचने की कोई उम्मीद अभी बाकी है। चेन शिव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में जीने की आखिरी उम्मीद चमक रही थी। तुम कहते थे कि तुम जिंगचिंग से प्यार करते हो और उसके लिए मरने को भी तैयार हो, सही है ना? मैंने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा। लेकिन उस शांति के भीतर ठंडी क्रूरता छिपी हुई थी। उसे मार दो। अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। तुम्हें हॉट पॉट खाने को मिलेगा, एक गर्म कमरा भी मिलेगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक विकास औषधि भी दूंगा ताकि तुम भी एक जागृत व्यक्ति बन सको। मैंने एक तेज धार वाला खंजर उसके सामने फेंक दिया। चांदनी में ठंडी धातु की चमक बेहद तीखी लग रही थी। ये मानव स्वभाव की अंतिम परीक्षा थी, जिंदा रहने का मौका या तथाकथित प्रेम। चेन शिव क्या चुनेगा? चेन शिव, तुम ऐसा नहीं करोगे, हम प्रेमी हैं। तुमने कहा था कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे। जिंगचिंग घबराकर चीखी। चेन शिव ने जमीन पर पड़े खंजर को देखा, फिर उसने मेरे पीछे बने उस गर्म रोशन किले की ओर देखा जहाँ खाना था, उम्मीद थी और जीने का मौका था। फिर उसने अपने सामने खड़ी उस औरत को देखा जो अब सिर से पांव तक गंदगी में लथपथ थी और जिसकी अब उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं बची थी। उसी पल जिसे प्रेम कहा जाता था, उसका मुखौटा पूरी तरह टूट गया। उसके भीतर छिपा स्वार्थी और बदसूरत असली चेहरा सामने आ गया। चेन शिव ने अचानक खंजर उठा लिया। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखों में निर्ममता चमक उठी। वह पागलों की तरह जिंगचिंग पर झपट पड़ा। जिंगचिंग, मुझे दोष मत देना, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ।